मित्रों नमस्कार। आप सभी यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा के आप सभी अभ्यर्थी अपने मुख्य परीक्षा की रणनीति को बना रहे होंगे और आगे कैसे क्रैक करना है और कैसे अधिकतम अंक अर्जित करना है, इसके लिए आप लोग बिल्कुल लग गए होंगे। और उसी क्रम में आप लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जिनको आगे जुड़ना है, आते हैं। आज हम शुरू करेंगे। आज हमारी क्लास है यूनिट 7 पर चर्चा करेंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश में सिविल सेवाएं एवं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर आज हम चर्चा करेंगे। बड़ा ही कंटेम्परेरी टॉपिक है और जैसा कि आप जानते हैं यूपी पीसीएस 2022 में प्रश्न पूछा गया था, जिस पर हम चर्चा कर चुके हैं। प्रश्न पूछा गया था और उसकी फ्रेमिंग भी करेंगे, किए भी हैं, करेंगे भी। प्रश्न था कि उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था की प्रमुख कमियों की विवेचना कीजिए। अब उसी क्रम में हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश में सिविल सेवाएं क्या हैं, उत्तर प्रदेश में सिविल सेवाओं का उदय और विकास देखेंगे, उत्तर प्रदेश में सिविल सेवाओं का वर्गीकरण देखेंगे और उत्तर प्रदेश में सिविल सेवाओं की प्रवृत्तियां, उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, उसकी समस्याएं क्या क्या हैं और उसमें उभर रही नवीन प्रवृत्तियां हैं। तो यह है आपका 5वें पेपर का यूनिट 7 है। 5वें पेपर के यूनिट 7 में आपको अध्ययन करना है उत्तर प्रदेश की सिविल सेवाएं। अब उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश की सिविल सेवाओं की बात करें, तो उत्तर प्रदेश में सिविल सेवा की शुरुआत कब से मानी जाती है? मित्रों, आप जानते हैं कि भारत में सिविल सेवाओं का केंद्र बिंदु भी उत्तर प्रदेश ही रहा है। अगर हम बात करें तो भारत में सिविल सेवाओं का जो केंद्र बिंदु रहा है वो उत्तर प्रदेश ही रहा है। कैसे रहा है? क्योंकि जब 1922 में भारत में सिविल सेवाओं की पहली परीक्षा आयोजित की गई तो कहाँ की गई थी? वह उत्तर प्रदेश में ही की गई थी। उस समय के संयुक्त प्रांत में की गई थी। संयुक्त प्रांत उस समय क्या था आपका? उत्तर प्रदेश था। उत्तर प्रदेश में पहली सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन प्रयागराज यानी उस समय के इलाहाबाद में किया गया था। और लोक सेवा आयोग का भी गठन यहाँ 1937 में होता है। 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत होता है। तो आज आते हैं, उसी की शुरुआत करते हैं। आपको बताएं आपको पढ़ना क्या है। अगर हम इस टॉपिक में देखें, इस टॉपिक में आपको क्या पढ़ना है? जो आपका ये टॉपिक है, पहले हम इस टॉपिक की बात करेंगे, फिर हम इस टॉपिक की बात करेंगे। ठीक है, दोनों की बात करेंगे। सबसे पहले हम देखें कि इसमें आपको क्या पढ़ना है। इसमें आपको पढ़ना है उत्तर प्रदेश में सिविल सेवा का उदय एवं विकास। उत्तर प्रदेश में सिविल सेवाओं का उदय कब होता है? अगर हम भारत में सिविल सेवाओं के उदय की बात करते हैं तो ये कन्वेंटेड और नॉन कन्वेंटेड सेवाओं के साथ होता है। और इसकी शुरुआत आप जानते हैं, इसकी कन्वेंटेड और नॉन कन्वेंटेड सेवाओं की अगर शुरुआत देखें तो इसकी शुरुआत कब से हो जाती है? 1764 के पश्चात, 1765 के पश्चात इसकी शुरुआत होती है, जब सिविल सर्विसेज में, अर्थात जो आपके कंपनी के शासन के दौरान जो कंपनी के कर्मचारी थे उनको दो भागों में बांट दिया जाता है। एक होता है सैन्य सेवा और एक होती है असैन्य सेवा। जो असैन्य सेवा थी उसी को कहा गया क्या? उसी को कहा गया सिविल सर्विसेज, नागरिक सेवा कहा गया। और नागरिक सेवा को ही बांट दिया गया दो भागों में, कन्वेंटेड सिविल सेवा और नॉन कन्वेंटेड सिविल सेवा में बांट दिया गया। यही कन्वेंटेड सिविल सेवा और नॉन कन्वेंटेड सिविल सेवाओं को कॉर्नवालिस ने इसका मानकीकरण किया और कन्वेंटेड सेवाओं को ही इंडियन सिविल सर्विस, इंपीरियल सिविल सर्विसेज कहा जाने लगा। और उसके जनक कौन कहे जाते हैं? कॉर्नवालिस कहे जाते हैं। तो ये शुरुआत अगर हम देखें तो वहीं से होती है, भारत में सिविल सेवाओं से होती है। और फिर इस कन्वेंटेड और नॉन कन्वेंटेड सिविल सेवाओं के विकास की अगर हम बात करें तो 1786 के पश्चात इसमें क्रमशः जो विकास होता है और ये विकास होते हुए पहुंच जाता है 1853 में। 1853 का जब चार्टर एक्ट आता है और 1853 के चार्टर एक्ट के तहत जो कन्वेंटेड सिविल सेवाएं थी, उस कन्वेंटेड सिविल सेवा को क्या किया जाता है? उसको प्रतियोगिता आधारित किया जाता है, उसको योग्यता आधारित किया जाता है। और योग्यता आधारित सिविल सेवा करने के लिए और उसमें लिंग, जाति और क्षेत्र
भाषा आदि के आधार पर विभेद को रोकने के लिए एक आयोग का गठन किया जाता है जिसका नाम था मैकाले आयोग। और मैकाले आयोग की सिफारिश पर इस भारतीय सिविल सेवा का योग्यता आधारित बनाया जाता है। और 1855 में लंदन में लोक सेवा आयोग का गठन होता है। 1855 में जब लंदन में लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया जाता है तो अब ये भारत के लिए भी इसी कन्वेंटेड सिविल सेवा के अभ्यर्थियों का चयन करता था। लेकिन फिर क्या किया जाता है, भारतीयों का प्रवेश इसमें नहीं होता था। अब भारतीयों के प्रवेश की शुरुआत करने के लिए 1861 में क्या लाया जाता है, इंडियन सिविल सर्विस एक्ट लाया जाता है लॉर्ड केनिंग के द्वारा। मित्रों, यहीं से भारत में सिविल सेवाओं की वास्तविक शुरुआत देखी जाती है, क्योंकि इससे पहले सिविल सेवाएं जो थी वो केवल और केवल ब्रिटिश के नागरिक ही केवल इसमें प्रवेश पा सकते थे। भारतीयों का प्रवेश पूरी तरीके से अवरुद्ध था। तो 1861 में लाए गए इंडियन सिविल सर्विस एक्ट के अंतर्गत क्या किया गया, भारतीय सिविल सेवा अधिनियम के अंतर्गत क्या किया गया, भारतीयों को भी सिविल सेवाओं में प्रवेश की अनुमति दे दी गई। और आप जानते हैं कि सत्येंद्र नाथ टैगोर भारत में पहले भारतीय थे जिन्हें सिविल सेवा में चुना गया, आईसीएस बनाया गया। और जब भारतीयों का प्रवेश तेजी से होने लगता है तब इसमें उम्र को कम करने के लिए अलग अलग प्रावधान किए जाते हैं। और आप जानते हैं कि इसी पर एक बड़ा आंदोलन होता है। इस आंदोलन को श्री गणेश करने का श्रेय दिया जाता है, किसको दिया जाता है, श्री सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी को। उनके प्रयासों से पुनः जो है उम्र बढ़ जाती है। और इसके बाद फिर जहां से हमें पढ़ना है, शुरुआत करना है, वो आता है, गठित होता है क्या, एचिसन आयोग। तो अगर हम उत्तर प्रदेश में सिविल सेवाओं की बात करें, जिसको हम प्रोविंशियल सिविल सेवा कहते हैं, जिसको हम प्रांतीय सिविल सेवा कहते हैं, इस प्रांतीय सिविल सेवा की शुरुआत कहां से होती है, प्रांतीय सिविल सेवा की शुरुआत मित्रों कहां से होती है, ये होती है, आप लोगों को ये नहीं पता है कि प्रांतीय सिविल सेवा क्या होती है, पीसीएस इसको आप कहते हैं। इस पीसीएस की शुरुआत कहां से होती है, इस पीसीएस की शुरुआत होती है एचिसन आयोग की सिफारिश पर होती है। एचिसन आयोग ये 1886 में गठित होता है। और इसी की सिफारिश पर क्या किया गया, आईसीएस, इसी की सिफारिश पर आईसीएस का गठन होता है। इंपीरियल सिविल सेवा आती है और प्रोविंशियल सिविल सेवा आती है। 1886 में जो गठित किया गया था आपका एचिसन आयोग, इस एचिसन आयोग की सिफारिश पर ही क्या होता है, इस एचिसन आयोग की सिफारिश पर ही क्या होता है, लाया जाता है आपका प्रांतीय सिविल सेवा लाई जाती है। अर्थात एचिसन आयोग को ही प्रांतीय सिविल सेवा का जनक कहा जा सकता है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत हम देखते हैं कहां से होती है। इसकी शुरुआत होती है एचिसन आयोग से। 1886 में आपकी जो कन्वेंटेड सिविल सेवा थी इसको दो भागों में बांट दिया गया। एक को बना दिया गया आईसीएस, दूसरे को बना दिया गया पीसीएस। तो पीसीएस यानी प्रोविंशियल सिविल सेवा की शुरुआत यहीं से हो जाती है और अब ये राज्यों के लिए आ जाती है। यहीं पर क्या होता है कि उस समय इलाहाबाद में विधानसभा, विधानमंडल, विधान परिषद का गठन हो चुका था। और उस समय जब 1886 में गठित किया गया, उस समय इलाहाबाद में जो विधान परिषद थी संयुक्त प्रांत की, उसकी बैठक भी आयोजित की गई थी। और उसी के दौरान प्रांतीय सिविल सेवा को यहाँ पर एडॉप्ट कर लिया जाता है और प्रांत के गवर्नर के अधीन ये लाए जाते हैं, स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, तो शुरुआत इसकी कहां से होती है, इसको हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश में सिविल सेवा का उदय और विकास। फिर हम देखेंगे उत्तर प्रदेश सिविल सेवा, उत्तर प्रदेश सिविल सेवा की विशेषताएं क्या हैं, इसको हम देखेंगे। उत्तर प्रदेश में सिविल सेवा की विशेषताएं क्या हैं और उसके बाद फिर देखेंगे इसी में हम इसमें उभर रही नवीन प्रवृत्तियां क्या हैं और 21वीं सदी में
21वीं सदी में उभर रही नवीन प्रवृत्तियां, उभर रही नवीन प्रवृत्तियां मित्रों, आपको अंक इस पर मिलना है। आपको कहानी और कथा लिखने पर अंक नहीं मिलेगा। आपको जो मार्किंग होगी वो होगी उत्तर प्रदेश में सिविल सेवाओं में उभर रही नवीन प्रवृत्तियां, 21वीं शताब्दी में उत्तर प्रदेश की सिविल सेवाएं कैसे आज विकास ओरिएंटेड हो रही हैं, कैसे आज उत्तर प्रदेश की सिविल सेवाएं आपके जो है एलपीजी ओरिएंटेड हो रही हैं। तो इनको आपको दिखाना पड़ेगा, इनको हम लोग इसमें देखेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। उत्तर प्रदेश में सिविल सेवाओं की विशेषताएं और उत्तर प्रदेश में 21वीं शताब्दी में सिविल सेवाओं की नवीन प्रवृत्तियां, फिर हम देखेंगे उत्तर प्रदेश सिविल सेवाओं की कमियां क्या क्या हैं, उत्तर प्रदेश सिविल सेवा की कमियां क्या क्या हैं ये देखेंगे। समस्याएं क्या क्या हैं, ठीक है, समस्याएं क्या क्या हैं ये देखेंगे। और फिर हम देखेंगे प्रभावी बनाने के उपाय। उत्तर प्रदेश में सिविल सेवाओं को कैसे प्रभावी बनाया जाए, प्रभावी बनाने के उपाय। उत्तर प्रदेश में सिविल सेवाओं को कैसे प्रभावी बनाया जाए। आज हम देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है, क्या है उनका विजन है कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर ये काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सिविल सेवाओं को जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर काम कराया जाए, किसके लिए, भ्रष्टाचार और लैंड ऑर्डर पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के आधार पर कार्य कर रही हैं। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश को आज देश का ग्रोथ इंजन कहा जा रहा है। तो अब ग्रोथ इंजन बनाना है तो किसके माध्यम से होगा, किसके द्वारा उत्तर प्रदेश को आप भारत का ग्रोथ इंजन बनाएंगे। वह केवल सिविल सेवाएं ही हैं, जो उत्तर प्रदेश की सिविल सेवाएं हैं जो उत्तर प्रदेश को क्या बना सकती हैं, उत्तम प्रदेश बना सकती हैं और भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में विकसित कर सकती हैं। तो हम लोग देखेंगे सिविल सेवाओं को कैसे प्रभावी बनाया जाए। क्या जो वर्तमान सिविल सेवाएं हैं जिनके ऊपर ढेर सारे भ्रष्टाचार के आरोप समय समय पर लगते रहे हैं, ढेर सारे हमारे अधिकारियों में नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है, नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहे इन सिविल सेवाओं के भरोसे आप क्या बनाने चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने चल रहे हैं। नहीं, इसके लिए उत्तर प्रदेश की सिविल सेवाओं को एक नए चार्टर के अधीन विकसित करना पड़ेगा। इनके लिए एक नया जो है कोड ऑफ एथिक्स लाया जाएगा, कोड ऑफ कंडक्ट लाया जाना चाहिए और उस नए कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट के अंतर्गत सिविल सेवाओं को कार्य करने पर बल दिया जाना चाहिए। तो हम आएंगे अपने इस क्लास में इन सभी की पूरी चर्चा करेंगे, बेहतरीन चर्चा करेंगे मित्रों। ऐसी चर्चा करेंगे जो आपने कभी सुना भी नहीं है और आप जानोगे ना कहीं किसी किताब में आपको उत्तर प्रदेश सिविल सेवाओं के बारे में दिया गया है। उत्तर प्रदेश सिविल सेवाओं के बारे में केवल और केवल आप हमारी इसी क्लास में ही पढ़ पाएंगे, ठीक है। बाकी आपको कहीं क्लास में नहीं मिलेगा, क्लास में केवल हमारे मिलेगा और ना आपको कहीं किसी बुक्स में ही आपको मटेरियल मिल रहा है। ये मटेरियल भी आपको संपूर्ण मटेरियल केवल आपको हमारे क्लास में और हमारे नोट्स में मिलेगा। बेहतरीन लाजवाब प्रस्तुतिकरण किया गया है इसका, तो आप देखेंगे ये अपने आप में कैसे है। आते हैं इसको एक एक टॉपिक को हम लेकर के चलेंगे मित्रों। सबसे पहले आते हैं उत्तर प्रदेश में सिविल सेवा का उदय और विकास देखते हैं। तो पहले टॉपिक पर आते हैं, ये आपका उत्तर प्रदेश में सिविल सेवा का उदय कैसे होता है, उदय एवं विकास, ठीक है। ये आपको पढ़ना है, लेकिन तो सबसे पहले तो आप शुरुआत कहां से करोगे, आप सबसे पहले तो बताओ कि सिविल सेवा आखिर होती क्या है। अब ऐसे प्रश्न का उत्तर अगर आपको लिखना तो आपको सबसे पहले बताना पड़ेगा सिविल सेवा का अर्थ बताना पड़ेगा आपको। सिविल सेवा का फिर आप बताएंगे, अर्थ बताएंगे क्या है सिविल सेवा का अर्थ, सिविल सेवा क्या होती है। सिविल सेवा क्या है, एक नागरिक सेवा है, एक ऐसी नागरिक सेवा है
जिसमें चयनित अधिकारी तंत्र क्या करते हैं, जिसमें चयनित अधिकारी तंत्र नागरिक सेवाओं की आपूर्ति करते हैं, नागरिक सेवाओं की आपूर्ति करते हैं। ठीक है, या तो आप ये कह सकते हैं, साथ ही साथ ये क्या करते हैं, इस सरकार द्वारा बनाई जाने वाली लोक नीतियों का क्रियान्वयन करते हैं। ये लोक नीतियों का कार्यान्वयन करते हैं। ठीक है, तो लोक नीतियों का कार्यान्वयन करते हैं और जितनी भी सार्वजनिक सेवाएं हैं उन सार्वजनिक सेवाओं को ये उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के निवासियों को, उत्तर प्रदेश में रहने वाली आम जनता को ये उपलब्ध कराते हैं। कैसे, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री, अब यहीं पर उदाहरण आप दे सकते हैं, का क्रियान्वयन करते हैं, जैसे पीएम आवास हो गया, सीएम आवास हो गया। अब ये सब क्या है, ये सब सेवाएं हैं। इन सेवाओं को तो नागरिक सेवा क्या है, चयनित अधिकारी तंत्र नागरिक सेवाओं की आपूर्ति करता है। जो भी नागरिक सेवाएं क्या हैं आपकी, ये हैं समस्त प्रकार की नागरिकों को मिलने वाली जो भी सरकारी सेवाएं होती हैं, वो पीएम आवास, सीएम आवास, ठीक है, और भी जितनी भी योजनाएं हैं, जैसे आपका आप देख रहे हैं कि इस समय प्रधानमंत्री जो कुटीर योजना है, प्रधानमंत्री जनधन योजना है, ठीक है, ये जितनी भी योजनाएं हैं, इन सारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने का कार्य किसका है, चयनित अधिकारी तंत्र का है। यही क्या होता है, इसी को हम सिविल सेवा कहते हैं, सिविल सेवा कहते हैं। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश की सिविल सेवाओं को इनके संदर्भ में आपको दिखाना है। ये हो गया, आप अर्थ बता देंगे, उसके बाद फिर आप चाहो तो थोड़ी सी परिभाषा भी बता देते हो, इसकी परिभाषा भी बता सकते हैं। दो तीन विद्वानों की परिभाषा बता दीजिए। यहाँ पर विद्वानों की परिभाषाओं को तो आपको विद्वानों को बताना होता है। ठीक है, तो आप विद्वानों को बता सकते हैं, विद्वानों के अनुसार आप बता सकते हैं। जैसे आपका हो गया एल.डी. व्हाइट हो गए, प्रोफेसर एम.पी. शर्मा हो गए, एम.पी. शर्मा हो गए, ठीक है, हरमन फाइनर हो गए, हरमन फाइनर हो गए, हरमन फाइनर हो गए। तो ये सब हो गया, एम.पी. शर्मा हो गए, एल.डी. व्हाइट हो गए। इन विद्वानों ने अपने अपने तरीके से क्या किया है, सिविल सेवाओं के अर्थ बताए हैं। ठीक है, हरमन फाइनर कहते हैं कि क्या है, जो अस्थायी होते हैं, चयनित होते हैं, वेतनभोगी होते हैं, और इस तरीके का अधिकारी तंत्र क्या होता है, सिविल सेवक कहलाता है, सिविल सेवक के रूप में जाना जाता, सिविल सेवा के रूप में जाना जाता है। ठीक है मित्रों, तो ये रहा विद्वानों की परिभाषाएं। और फिर आ जाते हैं हम उत्तर प्रदेश में सिविल सेवा का उदय और विकास देखते हैं। फिर उत्तर प्रदेश की सिविल सेवा की विशेषताएं देखेंगे, फिर उसमें उभर रही नवीन प्रवृत्तियां देखेंगे, फिर इनका कार्य संचालन देखेंगे, इनके कार्य संचालन में क्या क्या समस्याएं हैं उनको देखा जाएगा, और फिर प्रभावी बनाने का उपाय बता देंगे, तो आपका टॉपिक पूरा हो जाएगा। इतना आपको दिखाना पड़ेगा। हाँ, 21वीं शताब्दी में उत्तर प्रदेश सिविल सेवा में उभर रही नवीन प्रवृत्तियों को तो आपको जरूर बताना है। देखिए, ऐसा आंसर राइटिंग कीजिए कि आंसर राइटिंग आपका आंसर सबसे विशिष्ट रहे, एग्जामिनर जैसे ही देखे वैसे क्या करे, उनको सबको बिल्कुल फ्लैट हो जाए, तब आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, तो आते हैं देखते हैं उत्तर प्रदेश में सिविल सेवाओं का विकास कैसे होता है। उत्तर प्रदेश में सिविल सेवाओं के विकास के लिए अगर हम देखें, उदय और विकास, उदय और विकास की बात करते हैं। हमने आपको बताया कि पहला जो टर्निंग पॉइंट है वो आपका क्या है, ये आपका है 1886। 1886 का एचिसन आयोग आता है। एचिसन आयोग आता है। सबसे पहले एचिसन आयोग ने क्या किया था, इसने ही सिविल सेवाओं को दो भागों में बांटा था। इंपीरियल सिविल सेवा के बारे में बताया था कि क्या होंगी इंपीरियल सिविल सेवा,
इंपीरियल सिविल सेवा ये होती है। अब इंपीरियल सिविल सेवा इसको आप कहेंगे आईसीएस इन, ठीक है, ये सारी आई है यहाँ पर इंपीरियल सिविल सेवा आईसीएस। फिर आता है बनता है प्रोविंशियल सिविल सेवा, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज ये आपका आता है। और फिर आता है सबऑर्डिनेट सिविल सर्विसेज, सबऑर्डिनेट सिविल सर्विसेज इस तरीके से आप देखते हैं। अब आईसीएस के अंतर्गत इसने कई परीक्षाओं, इसने कई पदों की बात कही थी कि इसमें कई सेवाओं को शामिल किया जाए, ठीक है, कई जो है आईसीएस सिविल सेवाओं की, अखिल भारतीय सेवाओं की उसने कल्पना की थी। लेकिन हम लोग को पूरा ध्यान देना है कि इस पर प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज की बात करना है। तो प्रोविंशियल सिविल सेवाओं की इस पर शुरुआत होती है। इस समय उत्तर प्रदेश आप जानते हैं 1886 में यह संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था। उत्तर प्रदेश इस समय संयुक्त प्रांत था। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी थी वो इलाहाबाद थी। उस समय यहाँ की राजधानी इलाहाबाद हुआ करती थी, ठीक है, इलाहाबाद यहाँ की राजधानी थी। और इसी समय उत्तर प्रदेश ने संयुक्त प्रांत के लिए भी एक सिविल सर्विसेज प्रस्तावित कर दी गई। और ये जो प्रोविंशियल सिविल सेवा थी, जो प्रांतीय सिविल सेवा थी, ये प्रांतीय सिविल सेवा जब यहाँ प्रस्तावित कर दी जाती है, ठीक है, तो प्रस्तावित करने के बाद इन्हें लाया जाता है किसके, गवर्नर जनरल के अधीन लाया सॉरी इन्हें प्रांतीय गवर्नरों के अधीन लाया जाता है। इन्हें प्रांतीय गवर्नर के अधीन लाया जाता है। प्रांतीय गवर्नरों के अधीन आती हैं, ठीक है। इस तरीके से आप देखते हैं कि अब उत्तर प्रदेश यानी संयुक्त प्रांत में प्रोविंशियल सिविल सेवा पीसीएस की शुरुआत हो जाती है। और इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास कब होते हैं, इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास होते हैं आपके पीसीएस के संदर्भ में। आप देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत होता है। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत आप देखते हैं इस समय जो प्रावधान किया गया, पहली बात तो यह है कि पीसीएस जो होंगे अब वो गवर्नरों के अधीन हो जाएंगे। पीसीएस जो प्रांतीय जो सिविल सेवाएं हैं, तो प्रांतीय सिविल सेवाएं ये गवर्नर के अधीन होंगे, गवर्नर के अधीन होंगे। इनकी भर्ती, इनकी नियुक्ति पहले कहाँ होती थी, पहले कहाँ से होती थी, ये होती थी लंदन से होती थी। लेकिन अब भर्ती और नियुक्ति इनकी भारत से ही होगी, इसकी घोषणा कर दी गई थी, ठीक है। और ये जो प्रांतीय गवर्नर होंगे, गवर्नर के पश्चात पर्यंत ये बने रहेंगे, पश्चात पर्यंत किया जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 1919 के अधीन के अधिनियम, लेकिन अभी तक इनके परीक्षा कराने जाने संबंधी ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया था। फलस्वरूप अब उस दिशा में जो प्रयास प्रारंभ होता है, उस दिशा का प्रयास कब होता है, आप जानते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रावधान किया गया कि प्रत्येक प्रांत में
प्रत्येक प्रांत में एक गवर्नर, प्रत्येक प्रांत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए। ये कहा गया कि प्रत्येक प्रांत में एक लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया जाए, लेकिन आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीपीएससी का गठन कब होता है? इसका गठन होता है 1937 में। 1 अप्रैल 1937 से ये कार्य करना प्रारंभ कर देता है लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये रहा, और यहीं से प्रांतीय सेवाएं, जो प्रांतीय सेवाएं थी ये विभक्त हो जाती हैं, और उनको कई रूपों में बांट दिया जाता है, जैसे प्रांतीय सिविल सेवा, फिर हो गया आपका प्रांतीय कृषि सेवा, प्रांतीय विकास से आपका ये ग्रामीण सेवा, प्रांतीय पुलिस सेवा जिसको आप पीपीएस कहते हैं। इन सभी की शुरुआत हो जाती है और इनका वर्गीकरण किया जाता है, इनको अलग अलग वर्गों में बांट दिया जाता है। ठीक है मित्रों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहा है। आपने देखा किस प्रकार से, और आप जानते हैं स्वतंत्रता के बाद अगर आप बात करेंगे स्वतंत्रता के पश्चात, आप देखोगे स्वतंत्रता के पश्चात प्रांतीय सेवाएं जो थी ये अब अपने अपने राज्यों में, अपने अपने प्रांतों में राज्य पुनर्गठन हो जाता है, और राज्यों के पुनर्गठन होने के साथ राज्यों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व आ जाता है, और प्रत्येक प्रांतों में इन सिविल सेवाओं को वर्गीकृत किया जाता है और अलग अलग स्वरूप में इनको बांटा जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश में सिविल सेवाओं का अब वर्गीकरण देखेंगे। ठीक है, और इन सेवाओं के लिए कोड ऑफ एथिक्स लाया जाता है, कोड ऑफ कंडक्ट लाया जाता है, और इस तरीके से उत्तर प्रदेश में सिविल सेवाएं तेजी से ग्रोथ कर रही होती हैं, तेजी से विकास कर रही होती हैं। ठीक है मित्रों, तो ये रहा। आगे हम देखेंगे उत्तर प्रदेश में सिविल सेवाओं का वर्गीकरण। अगला टॉपिक आपका होगा, अगला देखेंगे उत्तर प्रदेश में सिविल सेवाओं का वर्गीकरण। यूपी में सिविल सेवा का वर्गीकरण, सिविल सेवा का वर्गीकरण हम लोग देखेंगे। ठीक है, और आप जानते हैं उत्तर प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण अधिनियम लाया जाता है, और वर्गीकरण अधिनियम के अंतर्गत सिविल सेवाओं को अलग अलग बांट दिया जाता है। यह आता है आपका उत्तर प्रदेश सिविल सेवा होती है, उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा, उत्तर प्रदेश सिविल सेवा होती है। इसमें आपके आते हैं पीसीएस, यानी जो आपके एसडीएम वगैरह होते हैं, इसमें आपके आते हैं सीओ आते हैं, फिर आपका आता है उत्तर प्रदेश परिवहन सेवाएं, इसमें आपका आता है उत्तर प्रदेश परिवहन सेवाओं में आपका आएगा एआरटीओ जो होते हैं, यहाँ आपके डिप्टी एसपी होते हैं, यहाँ आपके एसडीएम होते हैं, लिखा ही है। तो एआरटीओ हो गया, टीओ हो गया, टीओ का मतलब ये हो गया आपका पीटीओ कह लो, आपका एआरटीओ हो गया, पीटीओ हो गया,
ये प्रमोट होकर क्या बनते हैं, टीओ बनते हैं, ये सॉरी आरटीओ बनते हैं, ये प्रमोट होकर के आरटीओ बनते हैं, ठीक है। तो रीजनल स्तर पर बैठते हैं आरटीओ, उत्तर प्रदेश परिवहन की सब सर्वोच्च पद है ये। फिर आता है, अब ये हो गया। अब इसके अलावा आप जितने भी देखोगे उत्तर प्रदेश राजस्व सेवाएं, उत्तर प्रदेश राजस्व, अब उत्तर प्रदेश राजस्व सेवा में आएगा आपका, इसमें आपका आएगा तहसीलदार आएगा, नायब तहसीलदार आपका आएगा, नायब तहसीलदार आएगा। इस तरीके से स्थितियां आती हैं। ये उत्तर प्रदेश राजस्व सेवा हो गया। इसी प्रकार से हम देखें तो आप देखोगे फिर उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट सेवा, उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट सेवा, इसमें आपके एसीएफ होते हैं और आरएफओ होते हैं। आप लोगों में से कई लोग अपने यहाँ से पढ़ करके एसीएफ और आरएफओ इस समय प्रदेश में इसमें ट्रेनिंग के दौरान है। इस तरीके से आपका हो गया। फिर आपका आता है उत्तर प्रदेश कृषि सेवा, उत्तर प्रदेश कृषि सेवा ये आपका होता है। इस तरीके से आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में सेवाओं का वर्गीकरण अधिनियम लाया गया है, इसके तहत उत्तर प्रदेश की सेवाओं को वर्गीकृत कर दिया गया। तो मित्रों इतना आपने आज की क्लास में देखा, और आप ये जान रहे हैं कि हमारा एक बैच प्रारंभ हो रहा है जो केवल मुख्य परीक्षा के लिए रहेगा, जो आपका ऑनलाइन बैच रहेगा। एक कॉन्फिडेंस बैच शुरू हो रहा है, तो कॉन्फिडेंस बैच के साथ आप जुड़ेंगे तो ये सारी क्लासेज आपको हमारे ऐप पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर, दोनों पर मिलती रहेंगी। तो यूट्यूब चैनल पर हमारी इस क्लास को आप प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल डीपीआईएस को सर्च कीजिए, और फिर उसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब ना किए हो तो उसको भी कर लीजिए, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। क्योंकि जब सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मित्रों वो चीज़ आपको दिया जा रहा है, आंसर राइटिंग में वो चीज़ आपको दिया जा रहा है, कंटेंट में वो दिया जा रहा है। आज जा करके आप देख लीजिएगा, दुकानों पर देख लीजिएगा, किसी भी दुकान से जो आपके आसपास मैगजीन की किताबें हों, ठीक है, जहाँ सारी किताबें मिलती हैं, वहाँ से आप कह दीजिएगा कि भैया जरा हमें उत्तर प्रदेश सिविल सेवा पर आधारित कोई क्लास हो तो हमें दे दीजिए, कोई नोट्स हो दे दीजिए। कहीं नहीं मिलने वाला है, वो केवल और केवल आपको देवप्रयाग में मिलेगा, डीपीआईएस में मिलेगा। तो आप अविलंब, अगर आप मुख्य परीक्षा दे रहे हैं या भविष्य में आपको देना है, तो आप हमारे कॉन्फिडेंशियल बैच को ज्वाइन कीजिए। ये कॉन्फिडेंशियल बैच आपको मुख्य परीक्षा की पूरी रणनीति तैयार करवाने के साथ साथ आपको सिलेक्शन दिलाकर आपको अच्छे नंबर दिलाएगा। इसी प्रकार से हमारा जो कमांड बैच है वो आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करेगा, और हमारा ये जो बैच होगा कॉन्फिडेंस बैच होगा, ये आपको मेंस क्वालिफाई कराएगा, मेंस में आपको अच्छे नंबर दिलाएगा। तो मित्रों अविलंब आप ज्वाइन करें डीपीआईएस और देवप्रयागम आईएएस, यूट्यूब जो है देवप्रयागम आईएएस ऐप डाउनलोड करें और डीपीआईएस यूट्यूब चैनल ज्वाइन करें। ढेर सारी शुभकामनाएं, आप लोग लगे रहिए इसी में मेंस में, और हमारी रेगुलर क्लास प्राप्त करने के लिए, हमारे यहाँ निबंध हिंदी सारी क्लासेस प्राप्त करने के लिए आप हमारे क्लास के साथ हमारे दिए जा रहे नंबर के साथ आप कांटेक्ट करें। आप प्रयागराज में है तो प्रयागराज में आप आएँ, ठीक है, निश्चित रूप से। हाँ, नीचे नंबर चल रहा है, आप देखोगे नीचे नंबर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके साथ आप ज्वाइन करें, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। मित्रों बहुत कुछ लाभ आपको मिलने वाला है, और अब आपके लिए ना प्री कठिन होगा ना मेंस कठिन होगा। इंटरव्यू तो आप जानते हैं, इंटरव्यू तो आप आएंगे ही, इंटरव्यू तो कठिन है ही नहीं, और देवप्रयाग में पहुंचते ही इंटरव्यू आपके लिए कितना आसान बन जाता है। और लगभग 3 से 4 हज़ार हमारे छात्र जो इसमें उत्तर प्रदेश में विभिन्न सेवाओं में चयनित हैं, वो इस चीज़ को आपको बड़ी आसानी से बता देंगे कि आप देखेंगे इंटरव्यू की स्पेशलिटी आपकी कैसी बेहतरीन है। तो मित्रों आज की क्लास यहीं तक, अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में सिविल सेवाओं, उत्तर प्रदेश में सिविल सेवाओं का वर्गीकरण हो गया है, अब इसकी विशेषताएं और नवीन प्रवृत्तियां हम लोग देखेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक।